हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संज्ञा जिसको हम नाउन कहते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो गए। आप लोग भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की परिभाषा। ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक। संज्ञा के भेदों में व्याकरण एक मत नहीं है। व्याकरण मतलब जिन लोगों ने व्याकरण के बारे में बताया है, व्याकरण की हर एक पहलुओं के बारे में हमें अवगत कराया है, उनको कहते हैं व्याकरण। संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, अर्थात वो लोग सभी का मत अलग अलग है। कोई 3 प्रकार का कहता है, कोई 5 प्रकार का कहता है। फिर भी जो हिंदी ग्रामर की बुक है उसमें दिया गया है, ये सभी व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। अर्थात अधिक विद्वान लोग व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है गुणवाचक और 5वां है द्रव्यवाचक। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है गुणवाचक, 5वां है, ये 4वां नंबर है। 4वां नंबर गुणवाचक है, 5वां है द्रव्यवाचक। आगे देखेंगे। व्यक्तिवाचक की परिभाषा। पहला नंबर है व्यक्ति, ये वाचक होगा। व्यक्ति लिखने में मिस्टेक हुआ है, व्यक्तिवाचक ऐसे होगा। यहाँ पे आ का मंत्र लग जाएगा, वा के बीच में, व और च के बीच में आ का मंत्र लग जाएगा तो सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होगा यहाँ पे। तो इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अर्थात कोई भी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है ना, ऐसे राम, गांधी जी या फिर गंगा या काशी, ये 4 ही उदाहरण हैं। फिर भी इन चारों से ही हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है, यदि आप लोग चाहें तो। जैसे राम, गांधी जी, ये तो व्यक्तिवाचक, ये तो किसी व्यक्ति का ही नाम है, आप लोग को भी पता है। तो राम और गांधी जी कहने से एक एक व्यक्ति का, और गंगा कहने से, यहाँ पे गंगा जो दिया है, गंगा कहने से एक नदी का, और काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। हमने कहा ना कि इन्हीं चारों शब्द से
हमें पूरे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पता चल जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं, किन किन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। काशी कहने से नगर का बोध होता है। व्यक्तियों के नाम श्याम, हरि, सुरेश। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक है ना। इसको एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे यहाँ पे है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, पर अधिकतर व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं और हम लोग भी यही समझते हैं। पेपर में भी यही आता है। पहला होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा होगा जातिवाचक, तीसरा होगा समूहवाचक, 4वां नंबर होगा गुणवाचक और 5वां नंबर होगा द्रव्यवाचक। ठीक है। अब हम लोग व्यक्तिवाचक वाचक हो जाएगा ऐसे, है ना, वाचक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है राम, गांधी जी, गंगा और काशी। राम, गांधी जी कहने से एक अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का, और गंगा कहने से एक नदी का अर्थात नदी का नाम, और काशी कहने से एक नगर का बोध अर्थात नगर का नाम, सभी नगर का नाम आ जाएगा, होता है। ठीक है। और व्यक्तियों के नाम श्याम, हरि, सुरेश, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।